तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्करर्स। आप हेल्दी होंगे और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू बनाए रखे होंगे, इसी आशा के साथ आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि हम इंडिया की फिजियोग्राफी पढ़ रहे थे, और इंडिया की फिजियोग्राफी में हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स का पार्ट या हिमालयन माउंटेन्स का किस तरह से फॉर्मेशन होता है, कितने डिवीजन्स में बांटा गया है, उसको हमने क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। अब हम उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम जो क्लास 9th और क्लास 11th की जो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की बुक है, उस इंडियन ज्योग्राफी की, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम नॉर्दर्न प्लेन्स को जो है कवर करने जा रहे हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। ठीक, तो बेसिकली नॉर्दर्न प्लेन का आखिरकार फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके बारे में हम सबसे पहले समझ लेते हैं। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हिमालयन जो है 33 जो जियो सिंक्लाइन से क्या हो गया था, हिमालयन माउंटेन का एक तरह से फॉर्मेशन हुआ था। फिर इधर आपका जो है पेनिनसुला इंडिया का प्लेटो वाला यानी कि पठारी वाला जो पार्ट था वो था। फिर यहाँ पे आपका कुछ जो है 33 जो जियो सिंक्लाइन था वो बचा हुआ पार्ट था। जब इन दोनों का जब ये हिमालय का फॉर्मेशन हो जाता है तो यहाँ पे 33 जियो सिंक्लाइन कुछ बची रह जाती है। ठीक ठीक, तो फिर यहाँ से हिमालयन रिवर्स कुछ निकलती हैं, जैसे इंडस हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई। फिर उसकी जो कुछ ट्रिब्यूटरीज रिवर्स होती हैं, जो उनकी कुछ सहायिका है रिवर होती हैं, वो भी निकलती हैं, और वो अपने साथ यहाँ से क्या लाती हैं, सेडिमेंट्स लाती हैं। ठीक, और उन सेडिमेंट्स का डिपॉजिट जो है वो इस जियो सिंक्लाइन में किया करती हैं, वो सब किया करती थी। ठीक, और इस जियो सिंक्लाइन में सेडिमेंट का डिपॉजिट होने के कारण ये जो है जियो सिंक्लाइन एक तरह से क्या हो गई, भर गई। ठीक, इस जियो सिंक्लाइन के भरने के बाद जो है पूरा आपका क्या हो गया, प्लेन का यहाँ पे एक तरह से फॉर्मेशन हो गया। ठीक, तो जिसे हम आज किस नाम से जानते हैं, नॉर्दर्न प्लेन के नाम से जानते हैं। ठीक, या भारत के उत्तरी मैदान के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक, तो आइए आगे हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक, तो ये जो प्लेन है आपका, ये ईस्ट से वेस्ट की ओर फैला हुआ है। ठीक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ से ये ईस्ट से वेस्ट की ओर ये फैला हुआ है। ठीक, और इसकी जो विड्थ है, विड्थ मतलब एक तरह से इसकी जो चौड़ाई है वो 150 से 300 यानी कि 150 टू 300 किलोमीटर की है। ठीक, वेस्ट में ये क्या है, जो वेस्ट में यानी कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इन सब इलाकों में क्या है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, इन सब इलाकों में इसकी जो चौड़ाई है वो अधिक है। क्योंकि हिमालय की भी चौड़ाई क्या है, हिमालय की भी चौड़ाई अगर आप देखेंगे, जब मैं आपको हिमालय पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि हिमालय की जो चौड़ाई है वो वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादा है, और ईस्टर्न पार्ट में हिमालय क्या है, सकरा है, नैरो है। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर भी यहाँ जो प्लेन है आपका, नॉर्दर्न जो प्लेन है वो वेस्ट में क्या है आपका ज़्यादा चौड़ा है, और जैसे जैसे आप ईस्ट की ओर बढ़ते जाएंगे तो उसकी जो एक तरह से विड्थ है या चौड़ाई है वो क्या होती, घटती जाती है। ठीक, और फिर यहाँ पे आपका जो डिपॉजिट है, ये जो जमाव है, जो नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट्स का एक तरह से जमाव किया गया था, वो जो है वैरी करता है। ठीक, कहीं कहीं पे ये 1 से 2000 मीटर के बीच में पाया जाता है, तो कहीं कहीं पे ये 500 मीटर तक ही पाया जाता है। मतलब कि जो सेडिमेंट्स की मोटाई होती है, ठीक, जो सेडिमेंट्स की एक तरह से जो ऐसे ऐसे ये जो लेयर बनती है वो क्या करती है, वो वैरी होती है। ठीक, गंगा के जो मध्यवर्ती इलाका है, यानी कि जो यहाँ पे गंगा का मिडिल प्लेन है, वहाँ पे ये जो है सबसे अधिक है। ठीक, जहाँ पे इलाहाबाद का इलाका आपका आता है, बनारस का इलाका आता है आपका, तो वहाँ पे प्लेन क्या है, सबसे ज़्यादा अधिक मोटाई में वहाँ पे प्लेन का वहाँ पे सेडिमेंट की मोटाई क्या है, सबसे अधिक है। ठीक, फिर इसके बाद आइए आगे देखते हैं। तो फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ दिस कैन बी डिवाइडेड इंटू द 3 मेजर जोन्स। ठीक, अगर फिजियोग्राफी, क्योंकि हम रीजनल पार्ट पढ़ नहीं रहे हैं यहाँ पे प्लेन का, हम यहाँ पे प्लेन की क्या पढ़ रहे हैं, फिजियोग्राफी पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे इंडिया की फिजियोग्राफी पढ़ रहे हैं। अगर फिजियोग्राफी के दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे 3 मेजर पार्ट में क्या किया गया है, नॉर्दर्न प्लेन को बांटा गया है। एक है आपका भावर, दूसरा है तराई, तीसरा है एल्यूवियल प्लेन। और एल्यूवियल प्लेन को भी आपका 2 पार्ट में बांट दिया जाता है, एक कहते हैं खादर, एक कहते हैं बांगर। तो खादर क्या होता है, खादर जो होता है वो नदियों के जो पास, अब देखिए मान लीजिए ये कोई स्ट्रीम है, ये क्या है, ये किसी भी रिवर की एक स्ट्रीम है। ठीक, और तो इसके जो पास में जो डिपॉजिट होगा रिवर्स के द्वारा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका खादर कहलाएगा। और इसके जो दूर जो सेडिमेंट वाला जो पुराने समय में नदी जो है डिपॉजिट की रही होगी, उसे क्या कहेंगे, उसे बांगर कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसी पार्ट में।
तो इसी पार्ट में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इंडिया के मैप में मैंने आपको पूरा नॉर्दर्न प्लेन को क्या किया है, एक तरह से शो कर दिया है, ठीक। जैसे कि आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे, ये देखिए वेस्ट से ईस्ट कैसे आपका यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन है, ठीक। ये यहाँ से आपका जो है पूरा पंजाब से शुरू होते हुए, पंजाब और कुछ हिस्सा जो है राजस्थान का लेते हुए आपको पूरा ये कहाँ तक है, वो असम तक फैला हुआ है, ठीक। असम में ये ब्रह्मपुत्र रिवर द्वारा ये क्या होता है, फॉर्मेटेड होता है, ठीक। और बीच में ये जो रहता है वो किधर की ओर, ये गंगा रिवर द्वारा फॉर्मेटेड रहता है, और फिर इधर की ओर जो रहता है ये यानी कि पंजाब के इलाके में जो रहता है वो इंडस और उसकी जो एक तरह की ट्रिब्यूटरी रिवर है। जैसे इंडस की ट्रिब्यूटरी रिवर आपने सुना ही होगा कि जो पंजाब है वो 5 एक तरह से दोआब का क्षेत्र है, यानी 5 जो है आबों का, मतलब कि 5 नदियों का समूह का इससे क्या बना है, 5 नदियों के समूह से पंजाब मैदान का केंद्र क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। तो ये 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं ये भी जान लेते हैं हम। तो झेलम हो गई, चेनाब हो गई, रावी हो गई, सतलज हो गई, व्यास हो गई, ठीक। तो ये 5 रिवर जो है इंडस की जो है एक तरह से ट्रिब्यूटरी है, जिसके द्वारा ये पूरा पंजाब प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे गंगा प्लेन है और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र प्लेन है, ठीक। आइए और भी कुछ जान लेते हैं। देखिए अगर बात की जाए तो रावी और सतलज के किनारे से होते हुए, ठीक, रावी और सतलज के, ये देखिए यहाँ पे रावी रिवर है और यहाँ पे क्या है, सतलज रिवर है, ठीक। यहाँ पे एक तरह से क्या है, सतलज रिवर ये है आपकी, ठीक। तो रावी और सतलज से लेते हुए आपका पूरा जो यहाँ ब्रह्मपुत्र तक का इलाका है, इसे ही हम क्या कहते हैं, पूरा नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं, जो आपका लगभग 2400 किलोमीटर में क्या हुआ है, जो कि आपका लगभग आपका 2400 किलोमीटर में और तक क्या है, विस्तृत है, ठीक। एक तरह से फैला हुआ है। और अगर यहीं पे अगर 11th की एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो उसमें लिखा है 3200 किलोमीटर, ठीक। और 9th की एनसीईआरटी में 2400 किलोमीटर लिखा है, लेकिन 2400 ही बेसिकली बहुत जगह बहुत से बुक में लिखा है, तो इसलिए इसी को आप मानिए, ठीक। फिर इसके बाद अगर इसकी विड्थ, मैंने इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है, उसको मैंने आपको बता ही दिया था कि वो लगभग क्या है, वो लगभग जो है 300 से 150 किलोमीटर की है, ठीक। फिर इसके बाद आप, और ये जो है असम की ओर क्या हो जाता है, असम की ओर ये क्या हो जाता है, बहुत ही एक तरह से सकरा हो जाता है, नैरो हो जाता है। जैसे कि देख ही रहे होंगे, ये असम वाला पार्ट में अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा एक तरह से नैरो हो गया, सकरा हो गया, ठीक। यहाँ पे लगभग 90 से 100 किलोमीटर ही इसकी जो है चौड़ाई पाई जाती है, ठीक। फिर पश्चिम की ओर यह मैदान क्या है, वेस्ट में अगर आप देखिए तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन है वो क्या है, ज़्यादा चौड़ा है, ठीक। फिर राजमहल की हिल्स के पास अगर आप देखेंगे तो इसकी चौड़ाई, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ राजमहल की हिल्स है और यहीं पे आपका दिख रहा होगा, यहाँ पे ये इलाहाबाद है, ठीक। यहाँ पे इलाहाबाद है, ठीक। तो नॉर्दर्न यहाँ पे आपका राजमहल की हिल्स के पास जो है चौड़ाई जो है आपका ये 160 किलोमीटर के पास पाई जाती है इसकी। और इलाहाबाद के पास जो है इसकी चौड़ाई जो है, इलाहाबाद जो कि प्रयागराज बन गया है, उसकी उस चौड़ाई जो है 280 किलोमीटर के समथिंग में पाई जाती है, ठीक। फिर यहाँ पे क्या हुआ है कि लाखों वर्षों से नदी जो है अपना क्या हुआ है, तलछट ले आई है, मतलब कि अपनी क्या हुई, सेडिमेंट क्या की है, एक तरह से डिपॉजिट की है, जिससे यहाँ पे क्या हुआ है, एलुवियल सॉयल। एलुवियल सॉयल क्या होती है, एक तरह से जो जल के, एक तरह से जो जल से के द्वारा ले आई जाती है सॉयल, या वाटर के द्वारा एक तरह से जो सेडिमेंट को ले आया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, एक तरह से एलुवियल सॉइल कहते हैं। उसकी जो है यहाँ पे बहुत ही थिक लेयर क्या हुई है, यहाँ पे एक बहुत ही थिक लेयर क्या हुई है, मिडिल में जमी हुई है, ठीक। इसकी जो मोटाई है वो लगभग आपका 1000 मीटर तक है, जो मिडिल में है, ठीक, जो आपका सेडिमेंट की थिक लेयर है, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। फिर गंगा के जो मुहाना है, यानी कि ये जो माउथ ऑफ रिवर गंगा है और ब्रह्मपुत्र का जो ये माउथ है, वहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो है समुद्र तल से, अगर सी लेवल से अगर इसकी ऊंचाई देखी जाए तो वो बहुत ही कम है, वो 90 से 100 मीटर के आसपास है, ठीक। लेकिन अगर यहीं पे आप पंजाब मैदान की ऊंचाई अगर देखेंगे तो वो आपकी क्या है, वो आपकी लगभग में 200 मीटर तक है, ठीक। यहाँ पे आपका 200 मीटर, यहाँ पे आपका 90 से 100 मीटर के आसपास है, ठीक। तो इस जो आपका ग्रेट प्लेन है, ये जो नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन है, इसमें आपके कई सारे इलाके आते हैं, जैसे आपके हो गए
इसमें जो हो गया आपका आधा जो है उत्तर प्रदेश का इलाका आपका आता है, ठीक। फिर उसके बाद आपका हो गया शेष में जो है, और बाकी में जो है आपका पंजाब का इलाका हो गया, हरियाणा का इलाका हो गया, फिर इसके बाद बिहार का इलाका हो गया, फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल का इलाका हो गया, और असम के कुछ राज्य जो है इसमें नॉर्दर्न प्लेन के अंतर्गत क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं, ठीक। तो इस तरह से आपको मैंने थोड़ा आपको रीजनल जो डिस्क्रिप्शन है नॉर्दर्न प्लेन का वो भी दे दिया, ठीक। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली यही लिखा है कि अब देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि 3 पार्टों में क्या किया गया था। बेसिकली 3 पार्ट में क्या किया गया था, फिजियोग्राफी के दृष्टिकोण से क्या है 3 पार्ट में बांटा गया था नॉर्दर्न प्लेन को। पहला था आपका जो है भाबर। तो आइए हम भाबर के बारे में जानते हैं, भाबर क्या होता है, ठीक। भाबर इज अ नैरो बेल्ट रेंजिंग बिटवीन 8 to 10 किलोमीटर पैरेलल टू द शिवालिक फुटहिल्स एट द ब्रेकअप ऑफ द सोल। देखिए, हिमालय की क्या थी, कई सारी रेंज थी। एक थी महान हिमालय थी, एक थी आपकी लघु हिमालय थी, और दूसरा आपका क्या था, तीसरा जो है आपका वो शिवालिक रेंजेस थी। और जो शिवालिक रेंजेस के जो फुट हिल्स पे पाई जाती हैं, मतलब कि एक तरह से हिंदी में इसे कहते हैं गिरपादीय क्षेत्र पे जो पाई जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही भाबर का इलाका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाबर का इलाका कहते हैं। भाबर का इलाका इसलिए कहते हैं क्योंकि नदियाँ यहाँ से क्या होती हैं, यहाँ से रिवर्स निकलती हैं, और रिवर्स अपने साथ बहुत ही तेज गति से बहती हैं जब शिवालिक से होके निकलती हैं, ठीक। तो यहाँ पे अपने साथ काफ़ी ज़्यादा क्या लाती हैं, बोल्डर्स लाती हैं। बोल्डर्स मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर टाइप के लाती हैं, बहुत बड़े बड़े कंकड़ लाती हैं, और उनका जमाव जो है ये शिवालिक के एक तरह से फुट हिल में वो कर देती हैं। और इस शिवालिक के फुट हिल में ये जमाव करने के कारण जब यहाँ पे नदी आती है, तो नदी एक तरह से यहाँ पे क्या हो जाती है, गायब सी हो जाती है। इन बड़े बड़े बोल्डर्स में क्या हो जाती है, जो रिवर्स की जो स्ट्रीम्स होती हैं वो क्या हो जाती है, एक तरह से गायब हो जाती है, डिसेपियर हो जाती है, ठीक। ये भाबर वाले इलाके में, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स रहते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर रहते हैं। अगर आप हरिद्वार का इलाका देखेंगे, फिर आप यहाँ पे फिर हिमाचल प्रदेश का जो शिवालिक का जो गिरपादीय क्षेत्र देखेंगे, या फुटहिल का जोन देखेंगे, फिर आप यहाँ पे नेपाल का जो एक तरह से मधेसी इलाका वाला जो क्षेत्र है वो भी आपका एक तरह का जो है, नेपाल जो कि अपने देश में नहीं आता है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि जो जो नेपाल में एक तरह से जो फुटहिल जो शिवालिक का इलाका आता है वो भी एक तरह का भाबर जोन है, जहाँ पे नदी एक तरह से क्या हो जाती है, गायब सी हो जाती है, ठीक। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे फिर आगे अगर आप देखेंगे तो बोल्डर्स टाइम, फिर इसके जो भाबर के साउथ में, अब ये देखिए ये भाबर बेल्ट बन गई आपकी, ठीक। ये क्या बन गई आपकी, भाबर बेल्ट बन गई। अब भाबर के साउथ में जब ये नदियाँ क्या हो जाती है, एक तरह से इस भाबर में डिसेपियर हो जाती हैं, फिर उसके बाद क्या होती है, नदी जो आगे बढ़ती है, ठीक। कई सारी रिवर्स यहाँ से क्या होती है, आगे की ओर बढ़ती है। तो यहाँ पे जो ये अपने साथ जो सेडिमेंट लाई रहती हैं रिवर्स, बहुत सारे जो इन भाबर इलाकों से और हिमालयन रेंजेस से जो कई सारे सेडिमेंट लाई रहती है रिवर्स, तो और इन सेडिमेंट्स का जो है जमाव करती हैं, ठीक। और इन्हीं जमाव के कारण क्या हुआ है, इसी जो डिपॉजिट के कारण जो है तराई क्षेत्र का, एक तरह से तराई रीजन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जिसमें आपका एक तरह से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो इलाका होता है, ठीक। फिर जो आपका बिहार का जो उत्तरी इलाका है, ठीक, वो सब पूरे रीजन्स, और असम के जो इलाके हैं उन सबको सम्मिलित किया जाता है। ये सब आते हैं तराई, इसे कहते हैं एक तरह से ये स्वैम्पी, और एक तरह से क्या होता है, मार्सी लैंड होता है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स क्या होती है, तुरंत ही अपने नए नए सेडिमेंट्स का क्या करती हैं, डिपॉजिट करती हैं। और ये बहुत ही क्या रहता है, एक तरह से फर्टाइल लैंड होती है। जो तराई की लैंड होती है वो एक तरह से क्या होती है, बहुत ही फर्टाइल लैंड होती है। और स्वैम्पी और मार्सी होने के कारण इस पर क्या होता है, कई कई तरह की क्या होती है, बीमारियां भी होती हैं, ठीक। जैसे आपने सुना होगा कि जो जैपनीज इन्फेस्टलाइटिस हुआ था, वो भी गोरखपुर के इलाके में हुआ था। तो गोरखपुर का इलाका कैसा है, गोरखपुर का इलाका पूरी तरह से क्या है, तराई का रीजन है। और तराई का रीजन होने के कारण मार्सी लैंड है, और मार्सी लैंड होने के कारण वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कई सारे जो है मच्छर हो गए, कई तरह के मॉस्किटोस हो, ये सब की बीमारियाँ, यानी छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो बीमारी पैदा करने वाले वो ज़्यादा पैदा होते हैं, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला इलाका जो रहता है वो बीमारियों के लिए भी जाना जाता है, ठीक। और यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि गोरखपुर में एक धान की जो है सबसे उच्चतम किस्म की एक फसल उगाई जाती है, जिसे हम कहते हैं काला सोना कहते हैं, ठीक। धान की काला सोना नाम की यहाँ पे फसल उगाई जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा पैदावार देती है, ठीक।
फिर आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे तराई बेल्ट में देखिए, यहाँ पे तराई बेल्ट हो गया। आगे आगे ये सब मैंने बता ही दिया, आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दिस हैज़ अ लग्जीरियस ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ठीक। दिस इज अ लग्जीरियस ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड हाउसेज ऑफ अ वेरिएड वाइल्ड लाइफ, ठीक। बहुत सारे जो है जंगली जानवरों का भी यहाँ पे हाउस घर होता है, ठीक। शुरुआत में क्या था, शुरुआत में जो तराई इलाका था वो पूरी तरह से, एक तरह से क्या था, वनों से युक्त था, एक तरह से पूरा फॉरेस्टेड था। लेकिन खेती किसानी के लिए इस पूरे इलाके को क्या किया गया, काट दिया गया। तो जिसके कारण क्या हो गया, यहाँ पे फर्टाइल लैंड तो मिल गई, लेकिन बाढ़ के इससे क्या हो गया, इसका जो कि बाढ़ इसमें क्या हो गया, बहुत ज़्यादा आता है इस इलाके में, ठीक। आइए आगे देखते हैं। अब नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में जो है आगे हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको शो किया है नॉर्दर्न प्लेन का किस तरह से फिजियोग्राफिक डिवीजन है। ये इसमें देखिए, ये जो सबसे ऊपर वाली आपको जो ग्रीन कलर में बबल्स की तरह दिख रहा होगा, ये आपका जो है वो भाबर जोन है, ठीक। भाबर जोन है, इसको बबल्स की तरह इसलिए शो किया गया है क्योंकि ये बोल्डर्स और कंकड़ पत्थर का एक तरह से इलाका होता है, ठीक। और यहाँ की जो मिट्टी होती है एक तरह से उसको क्या कहा जाता है, कंकड़ भी कहा जाता है। यहाँ की जो सॉइल होती है उसको एक तरह से क्या कहा जाता है, कंकड़ भी कहा जाता है, ठीक। और इसके आगे आप देखेंगे, इसके आगे जो मैंने आपको ये रेड कलर से शो किया है वो क्या है, पूरा तराई बेल्ट है। ये क्या है, एक तरह से तराई बेल्ट है, जहाँ पे रिवर्स भाबर जोन से निकल के क्या करती हैं, अपना सेडिमेंट क्या करती हैं, डिपोजिट करती हैं, ठीक। भाबर इलाके में अगर आप देखेंगे, जब ये शिवालिक के फुटहिल्स से निकलती हैं, भाबर जोन में जब रिवर्स आती हैं, तो आपको यहाँ पे एक तरह से इस तरह की क्या दिखेगी, इस तरह की आकृति दिखेगी, इस तरह का शेप दिखेगा। तो ये कहलाता है आपका एल्यूवियल कोन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, आपका एल्यूवियल कोन कहलाता है। और फिर इसके बाद जब आपका ये तराई वाले रीजन में आपकी रिवर्स आती है, तो एक तरह से आपका इस तरह का आपको फॉर्मेशन दिखेगा, ठीक। ज़्यादातर फॉर्मेशन इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक। तो ये जो आपका कहलाता है, इसे कहते हैं एक तरह से जलोढ़ पंख कहते हैं, ठीक, या एल्यूवियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसी में आप आगे वाले रीजन में देखते हैं कि यहाँ पे ये देखिए, आपको यहाँ फिर दिखेगा कि खादर और बांगर दिखेंगे, ठीक। खादर और क्या दिखेंगे, बांगर दिखेंगे, ठीक। तो खादर और बांगर यहाँ पे देखिए कि ये जो रिवर्स, पहले ही मैंने आपको बता दिया कि ये जो रिवर की स्ट्रीम है, रिवर की स्ट्रीम के पास जो डिपॉजिट होगा उसे कहेंगे खादर, और रिवर के जो पास का जो दूर का जो डिपॉजिट होगा उसे क्या कहेंगे, बांगर डिपॉजिट कहेंगे, ठीक। यानी कि ये पुरानी एक तरह से एल्यूवियल सॉइल होती है, और ये एक तरह से क्या होती है, जो नवीन या नई या न्यू एलुवियल सॉइल होती है, जो कि रिवर के डिपॉजिट के दौरान तुरंत बनाई जाती है, ठीक। क्योंकि रिवर अपना कोर्स क्या करती है, बदलती रहती है, तो इसलिए इसका जो है ये भी बदलता रहता है अपने पास से एलुवियल रीजन को, ठीक। आइए देखते हैं आगे इसके बारे में। तो यहाँ पे तो ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे लिखा है कि फ्लूवियल इरोजनल होता है, यानी कि नदी के द्वारा जो होता है, या रिवराइन कुछ इरोजनल, यानी कि नदी जो है इन मैदानी इलाकों में कुछ इरोजनल का काम करती है, या कुछ डिपोजिशनल क्या करती है, लैंड फॉर्म बनाती है, ठीक। तो जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सैंड बार के नाम से जानते हैं, मियांडर के नाम से जानते हैं, ऑक्सबोल लेक के नाम से जानते हैं, या ब्रेडेड चैनल के नाम से जानते हैं। इसको बारे में आइए यहाँ पे मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ, ठीक। अब देखिए मियांडर क्या होता है, देखिए आप मियांडर क्या होता है इसके बारे में देखिए जब नदी क्या होती है अपने, जब वो एक तरह से प्रौढ़ावस्था में रहती है, या आपने क्या कहते हैं, एक तरह से जब मिडिल एज में रहती है रिवर अपने, तो वो क्या करती है कि उसका एक तरह से जो गति होती है, या एक तरह से उसकी जो वेलोसिटी होती है, वो क्या होती है, वो धीमे हो जाती है, वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, जिससे वो और मैदानी इलाकों में क्या रहता है, वहाँ की जो रॉक्स होती हैं वो क्या रहती हैं, एक तरह से सॉफ्ट रॉक होती है, और सॉफ्ट रॉक होने के कारण वहाँ पे क्या होता है, जो इरोजन का काम है वो भी क्या होता है, आसानी से हो जाता है। तो जिससे नदी क्या करती है, कई सारे मोड़ बनाती हुई जाती है, ठीक।
तो कई सारे मोड़ बनाने के कारण, और ये देखिए आपको इस तरह के मोड़ दिख रहे होंगे, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को मियांडर कहते हैं। क्या कहते हैं, इस नदी के द्वारा बनाए गए जो मैदानी इलाकों में मोड़ होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, मियांडर कहा जाता है। ठीक। और जब क्या होता है कि जब ये मियांडर क्या होता है, जब नदी अपना जो रहती है वो कोर्स क्या रहती है, बदलती रहती है। ठीक। और जब एक वक्त ऐसा आता है कि ये देखिए यहाँ पे ये आपको ये दो ये दिख रहा होगा, नदी की दो आर्म्स दिख रही होंगी। ठीक। जब ये इरोजन इतना ज़्यादा अधिक हो जाता है कि ये दोनों आर्म्स एक दूसरे से क्या हो जाए, मिल जाए। ठीक। ये दोनों आर्म्स एक दूसरे से क्या हो जाए, मिल जाए, तो इसे ही क्या कहेंगे, इसे ही ऑक्सबो लेक कहा जाता है। या ये ऑक्स, क्योंकि ये जो रहता है ऑक्स के वो यानी कि जो खुर होता है, पैर होता है, उसकी तरह ये दिखता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक के नाम से जाना जाता है, या इसको हिंदी में गोखुर झील भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सबो लेक की ये शेप यहाँ पे दिखाया गया है, और ये आपका जो है मियांडर दिखाया गया है। ये जो रिवर्स की, मैं जब आगे आपको रिवर सिस्टम पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको बताऊँगा कि रिवर कितने स्टेजेस में बहती है, तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ये रिवर के मिडिल स्टेज में क्या होती है, फॉर्मेशन होती है इरोजन के द्वारा। ठीक। अब कुछ डिपोजिशनल भी फॉर्मेशन होती है, तो डिपोजिशनल फॉर्मेशन आइए देख लेते हैं कि अभी ब्रेडेड चैनल क्या होता है और ब्रेडेड रिवर क्या होती है। ब्रेडेड चैनल जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, गुम्फित जलमार्ग, या गुम्फित एक तरह से क्या कहते हैं, गुम्फित नदी कहते हैं। ठीक। तो इसके बारे में क्या, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में आप ये यहाँ पे आइए जानते हैं। देखिए जब नदी अपने एक तरह से क्या रहती है, जब नदी एक तरह से अपनी वृद्धावस्था या जो मिडिल एज की लास्ट एज में जब प्रवेश करती है नदी, तो वहाँ पे क्या होती है, नदी अपना जो है तो वहाँ पे जो रिवर होती है अपना एक तरह से क्या नहीं कर पाती, डिपॉजिट नहीं कर पाती है। ठीक। अपने जो डिपॉजिट को वो क्या नहीं कर सकती है, एक तरह से उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाती है। ठीक। तो जब वो रिवर अपने डिपॉजिट का क्या नहीं कर पाएगी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाएगी, तो उसको क्या करेगी, उसको अपने ही जगह पे क्या कर देगी, डिपॉजिट कर देगी। और जब वो ऐसे ही क्या करती है, रिवर जब अपने ही स्थान पे क्या कर देती है, जब रिवर क्या रहती है, रिवर का वेलोसिटी कम हो जाती है, वेलोसिटी कम हो जाने के कारण एक तरह से वो क्या नहीं कर पाती, जो उसका सेडिमेंट्स होते हैं उसका क्या नहीं कर पाती है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाती है। तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाने के कारण वो क्या होती है, डिपॉजिट कर देती है, अपनी जगह पे ही क्या कर देती है, उसी जगह पे डिपॉजिट कर देती है। तो इसी तरह के ये देखिए आप डिपॉजिट कई सारे नदी के देख रहे होंगे, जो कि नदी जो कि रिवर के मिडिल एज और एक तरह से ओल्ड एज में हुआ है। तो यही जो डिपॉजिट हुए रहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ब्रेडेड, या से ब्रेडेड कहते हैं। ठीक। और यहाँ से जो रिवर बहती है, तो उस रिवर का जो एक तरह से आप वो देखेंगे, एक तरह से अगर रिवर का एक तरह से आप जलमार्ग का वाटर वे देखेंगे, तो वाटर वे आपको कैसा दिखेगा, लगेगा कि गुफाओं से निकल के या किसी केव से निकलते हुए क्या हो रही है, रिवर आ रही है। देखिए ऐसे ऐसे ये कई तरह के डिपॉजिट हो जाते हैं, और इन्हीं के बीच से ऐसे ऐसे क्या होती है, रिवर निकलती है। ठीक। तो ऐसा लगता है देखने में कि किसी केव से क्या निकल रही है, रिवर निकल रही है। ठीक। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, ब्रेडेड रिवर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ब्रेडेड रिवर कहा जाता है। ठीक। ये डिपॉजिट के द्वारा बनाई गई क्या है, एक तरह से लैंडफॉर्म रहती है नदी के द्वारा में। ठीक। नदी में। ठीक। और जब ये क्या होते हैं, जब ये जो आपका जो ये ब्रेडेड सेडिमेंट्स रहते हैं, ये जब एक दूसरे से क्या होते हैं, मिल जाते हैं, तो इसी से यही क्या कहलाता है, यही बनाते हैं क्या, रिवराइन आइसलैंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रिवराइन आइसलैंड बनाते हैं। क्या बना देते हैं, रिवराइन आइसलैंड का फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि असम में एक आइसलैंड है जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर के द्वारा बनाया गया है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम आइसलैंड बनाया गया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, माजुली आइसलैंड। ठीक। किस आइसलैंड के इसी तरह असम में क्या है, एक तैरता हुआ जो है वाटर, पाइए आगे देखते हैं। तो यहीं पे ये लिखा हुआ है कि पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि रिवराइन जब अपने लास्ट फॉर्म में होती है, या जो बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट है प्लेन का, वहाँ पे कैसा एक तरह से लैंडफॉर्म बना हुआ है। ठीक। तो जब यहाँ पे क्या होता है, लास्ट स्टेज में रिवर पहुँचती है, तो अपने पूरे सेडिमेंट्स को एक तरह से क्या करती है,
डिपॉजिट करती है। तो इसी डिपॉजिट के कारण भारत में दुनिया का जो है सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स के द्वारा बनाया जाता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सुंदरबन डेल्टा के नाम से हम जानते हैं। ठीक, फिर इसी तरह से कई सारे हैं जो प्लेन से, ये सब मैंने आपको आगे ही बता दिए हैं। ठीक, फिर हरियाणा और दिल्ली के द्वारा ये क्या होता है, वाटर डिवाइड किया जाता है। ठीक, वाटर डिवाइड किया जाता है इंडस और गंगा रिवर का। ठीक, हरियाणा और दिल्ली का टग। ठीक, हरियाणा और दिल्ली रिज के द्वारा क्या किया जाता है, एक तरह से ये हरियाणा और दिल्ली रिज जो है वो वाटर डिवाइडर का काम करते हैं इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम के बीच में, या इंडस प्लेन और गंगा प्लेन के बीच में ये क्या करते हैं, वाटर डिवाइडर का काम करते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे आपको यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में कुछ दिया है कि ये जो है दिहांग के पास होती हुई, यानी अरुणाचल प्रदेश के दिहांग के पास होती हुई 90 डिग्री पूरा क्या होती है, साउथ की ओर, यानी कि ये मान लीजिए ये यहाँ से निकल रही, ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है चाइना से आ रही है, और ये अरुणाचल के पास क्या होती है, पूरा 90 डिग्री का एक तरह से क्या बना लेती है, 90 डिग्री का क्लिप बनाते हुए ये धुबरी के पास क्या करती है, ये जो है प्रवेश करती है, दिहांग के नाम से प्रवेश करती है, और फिर जो है पश्चिम में जो है बांग्लादेश से जो है वो धुबरी नाम के जगह पे क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक, बांग्लादेश में प्रवेश करती है एक तरह से। ठीक, तो दिस रिवर वैलीज प्लेन्स हैव अ फर्टाइल एलुवियल सॉइल। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल एलुवियल मतलब जलोढ़ एक तरह की मृदा होती है या सॉइल होती है, वो पाई जाती है, जिसमें क्या होती है, बहुत सारी एक तरह से क्या पाई जाती है, बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं ये इस सॉइल में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है। जैसे वीट हो गई, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, जूट हो गया, ये सब की बहुत सारी एक तरह की क्रॉप होती है, और बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड होने के कारण यहाँ पे पॉपुलेशन भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जैसा कि आपको मालूम है कि बांग्लादेश क्या है, सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड कंट्री है। ठीक, इसलिए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल लैंड पाई जाती है। ठीक, तो इसी के साथ ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन के बारे में आज का डिस्क्रिप्शन ख़त्म हुआ। फिर आगे मैं आपको जो है अगले वीडियो में जो है इंडियन पेनिनसुला के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक, थैंक यू।